मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। हेलो एवरीवन, मैं बसंत मौर्य स्वागत करता हूं आपको हमारे आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6 को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जाकर के सही वीडियो को आसानी से और विस्तारपूर्वक देख सकते हैं। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच सके। तो चलिए, हमारा चैप्टर नंबर 6 है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। दोस्तों, मैं इस वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट बातें होगी जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी पे ज़्यादा फोकस करूँगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये हमारा रेडोड्रोन का पौधा है, फूल है, जो कि देखिए यहाँ पे दे रहा है कि सलीम अपने गृह शिविर में बहुत उत्साहित थी और वो अपने सहपाठियों के साथ हिमाचल प्रदेश में घूमने जा रही थी, मनाली। पर जैसे जैसे बस पहाड़ों पर चल रही थी वैसे वैसे पहाड़ों के नीचे जो पौधे थे वो विभिन्न आकार में दिखाई दे रहे थे। कुछ पौधे शंकुआकार दिखाई दे रहे थे, तो कुछ वृक्ष लंबे दिखाई रहे थे, बहुत सारे। कुछ उसी में यह भी एक फूल दिखाई दिया, रेडोड्रान। तो चलिए, खैर ये बातें छोड़िए, अब आगे आइए। यहाँ पे देखिए, स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। जो हमारी वनस्पति की वृद्धि होती है, वनस्पति जो पेड़ पौधा होती है उसकी वृद्धि वह तापमान और उसकी नमी पर निर्भर करता है। उसका जितना तापमान मिलेगा उस हिसाब से और नमी मिलेगा उस हिसाब से वृद्धि करेगा। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। जाहिर सी बात है, इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को हम लोग 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, मतलब बांटते हैं। जो है वन, घास स्थल और है एक है कांटेदार झाड़ियाँ। चलिए, इन लोगों के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, वन जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर संघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। इधर हम लोग का दे रहा है, आओ कुछ करके सीखे, इसको नहीं देखेंगे, इधर देखते हैं। ये देखिए, ये हमारे लोग का कांटेदार झाड़ियाँ है, यहाँ पे चित्र दिया है, अभी देखते हैं। घास स्थल जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं, वहाँ पे घास ज़्यादा निकलते हैं, उगते हैं, उसको हम लोग घास स्थल बोलते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ, उसमें हर बाँस का जो घास है, बाँस एक घास ही है, तो वह कुछ होता है जो कांटे की तरह रहता है, उसमें आप देखते होंगे। देखिए, कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्र में पैदा होते हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। देखिए, जो कांटेदार झाड़ियाँ है वह शुष्क क्षेत्र में ही पाई जाती थी। आइए, उसके पिता क्या कर रहे हैं ये जानते हैं। उसके पिता जो थे वो पूरे विश्व का भ्रमण कर चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के बारे में भी बताया और उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियाँ, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में भी कई अन्य जानकारियाँ दी। हिमालय के अब सलीमा समझ गई थी कि हिमालय के क्षेत्र में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है। ये देखिए, ये हमारी है कांटेदार झाड़ियाँ। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। ये सही है बात। आइए, अब हम विश्व में की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों के उनके गुण एवं वहाँ के प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए, हम लोग जानेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। पहले वन में जानते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यहाँ पे दे रहा है कि आप जानते हैं ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होता है। आइए, इसको जानते हैं ये क्यों ऐसा प्रतीत होता है। देखिए, इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता है, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती।
इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी बितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रेजुवुड, आबनुस, महोगनी आदि वृक्ष पाए जाते हैं। देखिए, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है यह, और सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे होती है। तो जहाँ बारिश यहाँ पे होती है वहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा पाया जाता है, वहाँ पे पेड़ पौधे की झाड़ियाँ ज़्यादा उगते हैं। तो देखिए, जो पेड़ पौधे इतना ज़्यादा हैं कि वहाँ के पेड़ पौधों की वजह से जो सूर्य की प्रकाश होती है वहाँ पे पृथ्वी पे नहीं पहुँच पाती है। आइए हम लोग जानते हैं उष्णकटिबंधीय पर्वतपाती वन के बारे में। उष्णकटिबंधीय पर्वतपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम है। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि होते हैं। जो हमारी उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन है, यह भारत और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। जल की संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम भी यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देती है। आप देखते होंगे अधिकतर शुष्क के समय सभी पेड़ पौधे जो भी अपने क्षेत्र में हैं वो अपने पुराने पत्ते को झाड़ देते हैं, फिर नए पत्ते के कारण वो लोग दिखाई देते हैं। ये देखिए, यही है हमारा, देखिए यहाँ पे मेरा उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन ये है। और ये देखिए, ये हमारा बाघ, ये बंदर, ये तो खैर आप लोग तो बच्चे नहीं हैं, देख ही रहे हैं। देखिए, शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्यम अक्षांश के तटीय प्रदेश में स्थित है। जो शीतोष्ण सदाबहार वन है मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील। यहाँ बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ये हमारा शीतोष्ण सदाबहार वन। अब आप तो जाने गए होंगे, अब आगे देखिए शीतोष्ण पर्वतीय वन। ये देखिए, उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्वतीय वन मिलते हैं। ये उत्तरी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देती है। ये अपनी पत्तियां जो होती है शीतोष्ण पर्वतीय वन, और अपनी शुष्क मतलब कि शुष्क मौसम में ये अपनी सारी पत्तियों को झाड़ देती है और पुनः नई पत्तियां का इंतजार करती है, फिर नए पत्ते निकलते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ बांज, एंस, बीच आदि हैं। हिरन, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ के आम जानवर हैं। फिजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। ये देखिए, ये हमारा फिजेंट जो कि शीतोष्ण पर्वतीय वन में पाए जाते हैं, और ये है मोनाली। और ये देखिए शीतोष्ण पर्वतीय वन, ये दिखने में बहुत सुंदर लगता है। ये यहाँ पर हम लोग जानते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति। महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारे के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्वतीय पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिम किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेश में पाई जाती है, इसलिए इसका यह नाम पड़ा है। वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, पश्चिम अफ्रीका के दक्षिणी अमेरिका एवं दक्षिणी पश्चिमी, ये कहाँ पाया जाता है देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाले मृद शीत ऋतु होती है। तीनों ऋतुएं यहाँ पे होती है, इसलिए ये पाई जाती है इन सारे क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू के फल पैदा भी किए जाते हैं।
कि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीवन कम है, जो यहाँ पे वन का जीवन है वह कम है। यहाँ पे देखिए, क्या आप जानते हैं भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतुओं में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। ये हमारा भूमध्य सागरीय प्रदेश में अंगूर की खेती ज़्यादा होती है। दोस्तों, आप लोग जो एनसीईआरटी का नोट्स है इसको भी साथ साथ बनाते चलिए, इससे आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। जो अगर वर्ड्स नोट्स बनाने में समझ नहीं आए तो जो मैं हाईलाइट किया हूँ इसी को आप ज़्यादातर नोट्स में अपना लिखें। इसमें से कुछ काट छाट कर अपनी लैंग्वेज में ही नोट्स बनाए। अपनी लैंग्वेज में बनाइएगा तो रिवीजन करने में आपको ज़्यादा आसान रहेगा। अब आइए हम लोग जानते हैं शंकुधारी वन। ये शंकु के आकार का रहता है ऐसे। आप तो देखेंगे ये पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से -70 डिग्री में मध्यभाग्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। शंकुधारी वन को भी हम लोग टैगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नर्म काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आती है। शंकुधारी पेड़ों से अखबार या कागज भी बनाई जाती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। चीड़, देवदार आदि यहाँ के मुख्य पेड़ हैं। सामान्यतः यहाँ की जो जानवर है वह है लोमड़ी, मिंक, रजत भालू, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। रूसी भाषा में टैग का अर्थ है शुद्ध या अनछुआ। ये तो आप लोग जान ही गए। अब ये जानते हैं घास स्थल के बारे में। उष्णकटिबंधीय घास स्थल ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न में से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेबरा, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन में यही है हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब घास स्थल अब देखिए हम लोग देखते हैं शीतोष्ण घास स्थल के बारे में। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और मध्य महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। ये मध्य अक्षांश के जो भीतरी महाद्वीपों के भीतरी भाग है वहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेश में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसिन, एंटीलोप पाए जाते हैं। दोस्तों, आप हमारे साथ हमेशा बने रहिए, क्योंकि हम एनसीईआरटी 12th तक कवर कराने वाले हैं और साथ ही स्टैंडर्ड जो बुक होगा उसको भी पढ़ाया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और हाँ, कोई भी परेशानी हो आप तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कंटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी होती है। देखिए, विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तान प्रदेशों को हम लोग को चिन्हित करना है तो आप लोग नक्शा मैप के देख करके चिन्हित कर लीजिएगा। अभी यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कौन से घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, क्या आप जानते हैं विभिन्न प्रदेशों के घास स्थल? देखिए, उष्णकटिबंधीय घास स्थल पूर्वी अफ्रीका के सावाना, ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला का घास मैदान है लानोस। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल अर्जेंटीना का है पैम्पास, उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी, दक्षिणी अफ्रीका के वर्ल्ड, मध्य एशिया के स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया के डॉन। इस सभी को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हर एग्जाम में इसमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वहाँ स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा,
क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें ज़्यादा पहुँच नहीं पाती है, इसलिए ध्रुवीय स्थानों पर ठंडी ज़्यादा मिलेगा। यहाँ बहुत सी सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल कई लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ भी पाई जाती है। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतुओं के दौरान विकसित होती है। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पति यूरोप एवं एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में भी पाई जाती है। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है, क्योंकि ये जो ठंडे जगह पे बर्फ स्थलों पे रहेंगे, उनका जो चमड़ा होता है वह मोटा हो जाएगा, क्योंकि ठंडक से बचने के लिए वो शरीर की खुद का ऑटोमेटिकली विकास हो जाता है, जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। अगर आप जाइएगा इधर जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ का भी जो भालू होता है, उन लोगों का भी बर्फीली, मतलब उन लोगों का बालों का चादर अलग ही होता है। उन लोगों का चमड़ा काफ़ी मोटा होता है, और उन लोगों का जो मतलब देखने का तरीका होता है, मतलब उन लोग अगर हम लोग से, मतलब हमारे यहाँ के भालू से देखने से कुछ लोग वो लोग अलग होते हैं, काफ़ी भिन्न होते हैं। देखिए, जो उन्हें ठंडी जलवायु से यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर झील, वालरास, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ियाँ भी यहाँ पे पाई जाती हैं। ये देखिए ऐसे होते हैं, जो ध्रुवीय भालू होते हैं वह ऐसे होते हैं। इनकी देखिए चमड़ी जो होती है काफ़ी मोटी है। ये वलरास, ये सभी बर्फ स्थानों पर रहने वाले जानवर हैं। ये हमारा सील हो गया। तो दोस्तों लगता है अब हम लोग का चैप्टर हो गया समाप्त। अब हम लोग कल अगले टॉपिक पे बात करेंगे। तो अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, कमेंट करके जो भी आपको सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में आपका जवाब दे दिया जाएगा। हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।